हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आई में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब इसका लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है। ओके, तो एक्चुअली लास्ट टॉपिक भी है और मेन हम लोग का क्वेश्चन इधर से ही आता है, डिफेक्ट ऑफ विजन से ही। ओके, तो हम लोग देखेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या क्या है और कितने तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स होते हैं जो वो 4 तरीके से होते हैं। इसके अलावा भी एक और 2 डिफेक्ट हैं जो कि हम लोग देख लेंगे लास्ट में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है वो क्या है, तो शॉर्ट साइटेडनेस होता है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। उसके बाद होता है फार साइटेडनेस जिसको हम लोग हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं या फिर बोलते हैं हाइप्रोपिया। ओके, उसके बाद प्रेस बायोपिया है और उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म है। तो हम लोग चारों को 1 बाय 1 से देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें देख लेते हैं, इसको हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा जनरल बात करते हैं कि जो ट्रू विजन होता है जो, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं जब हेल्दी आई विजन होता है, तो क्या होता है नॉर्मली हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का इमेज आई में बनेगा तो कैसे बनेगा, तो 2 पॉइंट रेंज ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। जो 2 पॉइंट रेंज ऑब्जेक्ट हमने क्या देखा था, एक फार पॉइंट देखा था और एक नियर पॉइंट देखा था। तो नॉर्मल आई के केस में जो फार पॉइंट होता था मेरा इन्फिनिटी हो जाता था और नियर पॉइंट जो होता था वो 25 सेंटीमीटर होता था, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, तो अगर इस रीजन के बीच में अगर सारा चीज़ अच्छे से बने तो हम लोग कहते हैं कि ये आई जो है वो अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन डिफेक्ट कब आने लगता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, डिफेक्ट का पॉसिबिलिटी कब होता है, तो जब आई में स्ट्रेनिंग होता है तो वो डिफेक्ट को कॉज करता है। तो उसी के कारण जनरली और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल रीजन ये भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं डिफेक्ट्स का। ओके, तो अब ये डिफेक्ट जैसे कि हमने 4 तरीके से देख लिया है। तो जैसे कि हमने देखा कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में ही ऑब्जेक्ट का क्लियर विजन हो रहा था या क्लियर इमेज बन रहा था रेटिना पर, जो जाके सेंस हो रहा था ब्रेन से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, और यानी अगर कोई भी डिफेक्ट अगर आता है आई में तो इन्हीं 2 पॉइंट के डिस्टर्बेंस के कारण होता है। सपोज मान लो कि ऐसा होता होगा कि फार पॉइंट कम हो जाता होगा, नियर पॉइंट ज़्यादा हो जाता होता है। ऐसा ही करके क्या होता है, डिफेक्ट एराइज होते हैं। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट कैसे आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आते हैं ना प्रॉब्लम 10th लेवल में तो नहीं आएंगे लेकिन आगे जब हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं, या फिर और भी कंपटीशन जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में होते हैं तो उसमें आते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मायोपिया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जनरली मायोपिया जो होता है वो कॉमन होता है। तो कॉमन होता है जैसे कि हमको भी मायोपिया है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मायोपिया हो सकता है। मायोपिया इन द सेंस मतलब जो स्टूडेंट चश्मा पहनते हैं, तो नॉर्मली जो चश्मा पहनते हैं हम लोग मायोपिया के लिए ही पहनते हैं, जिसमें क्या होता है नज़दीक का जो नियर बाई जो विजन होता है वो तो क्लियर होता है, मतलब वो नज़दीक का चीज़ हमको दिखाई देता है, जैसे हमको नज़दीक का सब कुछ दिखाई देता है। और दूरी में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, मतलब ब्लडिंग होता है इमेज का। तो कहने का मतलब ये है कि दूरी जो नॉर्मल आई के केस में जो फार पॉइंट होता है, जो इन्फिनिटी होता है, वो मायोपिक पेशेंट में या मायोपिक पर्सन में वो फार पॉइंट इन्फिनिटी में नहीं रह पाता है, वो फार पॉइंट शिफ्ट कर जाता है या इन्फिनिटी से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंपल और जनरल इसका जो थिंग है वो देख लेते हैं कि मतलब मायोपिक कंडीशन में यानी आई जब मायोपिक हो जाता है तो क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये है नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के केस में हमने सिर्फ आई लेंस को दिखाया है, ये आई लेंस है मेरा और आई लेंस से ही मेरा ये सारा काम हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा है आई लेंस। ओके, अब ये नॉर्मल आई के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं फार पॉइंट है, ये फार पॉइंट से इंसिडेंट रे आता है। जब इन्फिनिटी से इंसिडेंट आता है तो हम ऐसे भी इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे फर्स्ट आ रहा है, ये इंसिडेंट रे सेकंड आ रहा है, आई लेंस से टकराया और रिफ्रैक्शन के बाद एक जाके पॉइंट पे मिलाता है, जिस पॉइंट को हम लोग रेटिना बोलते हैं। ये नॉर्मल आई के केस में। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब रेटिना पे बनता है तो हम लोग देख सकते हैं कि आई के अंदर जो इमेज डिस्टेंस हो रहा है वो रेटिना का डिस्टेंस ही हो रहा है, आई लेंस से रेटिना के बीच का दूरी। तो आई लेंस से रेटिना के बीच का दूरी क्या है, फिक्स है नॉर्मल आई के केस में। ओके, तो अब हम लोग ये भी बात जानते हैं कि जब भी कोई लाइट पैरेलली आती है, इंसिडेंट लाइट जब भी पैरेलली आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन टू या रिफ्लेक्शन टू द मिरर वो कहाँ से पास होके जाती है या कहाँ पे मीट करती है, तो फोकस में मीट करती है। तो नॉर्मल आई के केस में क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इमेज डिस्टेंस है या फिर आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस फोकल लेंथ भी होगा इसका, क्योंकि ये पैरेलल लाइट आके इसी रेटिना पर मीट कर रही है। तो इसी के लिए हम इस केस में हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट कि इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
इमेज डिस्टेंस इक्वल टू वी, वी को जनरली हम लोग इमेज डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ में हमने मोड लगा दिया, मोड का मतलब आप लोग जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, मतलब इस सिर्फ डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, जैसे कन्वर्जिंग लेंस के लिए तो पॉजिटिव ही होता है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव होता है, तो हमको अगर मैग्नीट्यूड का पता करना होगा तो मोड लगा देता है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि जब भी ये नॉर्मल आई के केस में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्या है, ये। ओके, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि नॉर्मल आई के केस में आई जो आई लेंस है, वो आई लेंस क्या होता है, वो ड्यू टू सिलियरी मसल्स हल्का सा फ्लैटेंट होता है, यानी इसका फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस केस में, कि नॉर्मल आई के केस में, क्योंकि थोड़ा सा ये फ्लैटेंट टाइप का होता है, नियरली फ्लैटेंट। तो जब हम लोग देखते हैं या देखे हुए हैं कि जब भी लेंस थोड़ा सा फ्लैटेंट हो जाता है तो उसका जो फोकस है या कर्वेचर है ज़्यादा दूर चला जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा दूर चला जाता है तो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ भी इंक्रीज कर जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये फोकल लेंथ बड़ा फोकल लेंथ है जो कि इसके इमेज डिस्टेंस के इक्वल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर विजन में डिफेक्ट हो जाए, यानी आँख अगर ख़राब हो जाता है, और कैसा, तो मायोपिक कंडीशन में। तो मायोपिक कंडीशन में क्या होता है कि सिंपली पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। तो मायोपिक कंडीशन में क्या होता है कि जो फार पॉइंट से, यानी जो इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रे आ रही होती है, तो आई लेंस से टकराने के बाद जाके वो एक पॉइंट पर मीट करा देती है, क्योंकि हम जानते हैं ये आएगी तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कहीं ना कहीं जाके इसको मीट ही कराएगी। तो इस पॉइंट पे जब ये मीट होता है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होता है, ये पॉइंट रेटिना से आगे होता है। तो रेटिना से आगे होगा, ऐसा क्यों होगा, तो ये कैसा पोजीशन है, ये डिफेक्ट पोजीशन है, ये डिफेक्टेड पोजीशन। ठीक है, तो डिफेक्टेड पोजीशन में हम लोग जानते हैं कि जो फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट क्या हो गया, अब वो इन्फिनिटी रहा नहीं, तो इन्फिनिटी रहा नहीं, तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा नज़दीक आ गया। तो जब थोड़ा सा नज़दीक आ गया, मतलब अभी भी दूर ही है, तो हम ऐसा कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, जब ये पैरेलल लाइट आ रही है, मतलब ये बहुत इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी से पास ही है, तो उसमें हम लोग बहुत दूर से भी आ रही है, तो हम इसको पैरेलल लाइट ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं, इस कंडीशन में क्या पहले ही आके मीट कर जा रहा था। पहले ही आके मीट करने का मतलब क्या है, कुछ तो ये है, यानी अब ये जो रेटिना है ये तो पीछे ही रह गया, मीट कर गया यहाँ पे, तो फिर इसमें हुआ क्या, तो इसमें एक्चुअली ये हुआ है, हम लोग जानते हैं कि ये कैसा है, डिफेक्ट विजन है, यानी ये कहीं ना कहीं ये इस कंडीशन के लिए ये जो सिलियरी मसल है वो क्या है, मेरा ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये कब एराइज हो जाता है, ये उसी समय एराइज हो जाता है जब टोटल आई जो होता है, जिसको आई बॉल भी बोलते हैं, टोटल आई का जो आई होता है, वो आई का साइज़ जो होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। अब ये आई का साइज़ बड़ा होने से क्या होता है स्टूडेंट, तो आई का साइज़ जब बड़ा हो जाता है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि आई जो होता है नॉर्मली लगभग स्फेरिकल होता है, स्फेयर टाइप का होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। इसमें हम लोग इधर दिखाते हैं, जैसे मान लिया कि ये मेरा सपोज ये मेरा आई है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इस दोनों कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ये जो इस पर लगा हुआ होता है, ये क्या होता है, ये कॉर्निया होता है। ओके, दिखाई दे रही है, ये क्या है, मेरा कॉर्निया है, और कॉर्निया से जस्ट आगे क्या होता है, आई लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉर्निया को इतना काट के यहाँ पे रखोगे, तो हम लोग देखना कि कॉर्निया कैसा होता है, तो ऐसा होता है, और कप टाइप का होता है, हेमिस्फेरिकल, आप समझ सकते हो। तो ये कॉर्निया जो हो गया, इस कॉर्निया का अगर ये कर्वेचर हम लोग देखें, तो इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे होगा, और यहीं अगर पूरा लेंस अगर पूरा आई बॉल अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जब बड़े हुए आई लेंस में देखेंगे तो कॉर्निया का पोर्शन तो बड़े हुए आई में देखेंगे तो कॉर्निया का पोर्शन तो यहीं आएगा। अब इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे काट के रखा और इस वाले पोर्शन को यहाँ पे काट के रखा। अब देखो दोनों के कर्वेचर में अंतर देखो, दोनों के कर्वेचर क्या है, ये ज़्यादा कर्व है, ये कम कर्व है। तो जनरली हम लोग जानते हैं जो कम कर्व होता है उसका रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है, और जो ज़्यादा कर्व होता है उसका रेडियस होता है छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो ये कौन सा कंडीशन है, ये डिफेक्टेड कंडीशन है, जब आई बॉल बड़ा हो गया। तो ये एक्चुअली हमने दिखाने के लिए इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा होता नहीं है, स्लाइटली बड़ा हो जाता है, जो उसका एक्चुअल शेप होता है आई बॉल का, उससे स्लाइटली बड़ा हो जाता है। तो स्लाइटली बड़ा होने से क्या होता है कि कॉर्निया जो 60 इसका कर्वेचर हो जाएगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब सेंटर का डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो जाएगा तो फोकस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसका फोकल लेंथ भी छोटा हो रहा है। यानी किसका फोकल लेंथ छोटा है, तो कॉर्निया। जनरली हम लोग बोलते हैं कॉर्निया प्लस आई लेंस, माने इफेक्टिव आई लेंस का जो फोकल लेंथ हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है कब, जब मेरा ये आई बॉल बढ़ रहा है तब, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं।
तो अब देखो कि इफेक्टिव आई फोकल लेंथ जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। अब ये लाइट कैसा पैरेलली आ रहा है, तो जब पैरेलली आ रहा है तो पहले फोकल लेंथ इतना था, ज़्यादा था, अब फोकल लेंथ कम हो गया, तभी तो ये आके यहाँ पे टकराया। तो समझ में ये ऑलरेडी ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो तो दूर से ही आ रही है, भले ही इस कंडीशन में हम लोग बहुत दूर नहीं करें, यानी थोड़ा सा शिफ्टेड करें, लेकिन आ तो रही अभी भी दूर से ही। तो दूर से आ रही है तो इंसिडेंट रे कहाँ पे टकराएगी, तो आफ्टर डिफ्रैक्शन टू द आई लेंस ये कहाँ पे टकराएगी, तो अपने फोकस पे ही टकराएगी। लेकिन इस समय ये फोकस क्या हो रहा है, कम हो चुका है, तो इसी के लिए ये यहाँ पे ही टकरा जाएगा। अब रेटिना क्या है, इसका तो दूर है, क्योंकि हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आई थोड़ा सा मोटा हो गया तो रेटिना से थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्योंकि डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा कि कॉर्निया का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कॉर्निया का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो गया छोटा, तो जिसके कारण फोकल लेंथ भी हो गया छोटा। तो फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव आई लेंस देखेंगे, इफेक्टिव आई लेंस मतलब कॉर्निया प्लस आई लेंस, इफेक्टिव आई लेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, फोकस छोटा हो जाएगा, तो क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही है तो वो तो मीट करेगी फोकस पे ही, इसी के लिए ये यहाँ पे क्या कर रही है, मीट कर जा रही है। तो इसी के लिए क्या होगा, रेटिना है यहाँ पे और बन जा रहा है, यानी ये एक्चुअली हमने क्या किया, ये जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को समझा कि ये डिफेक्ट क्यों हो जा रहा है, ये जो लाइट पहले टकरा रही है उसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमने इधर से समझा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ऑलरेडी जो हमने बताया उसी को मैंने लिखा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मायोपिया साइज ऑफ आई बॉल इज़ टू बिग, ये बहुत बड़ा हो जाता है टू फॉर्म एट रेटिना, यहाँ पे इमेज हमने छोड़ दिया है, टू फॉर्म इमेज एट रेटिना, इमेज को रेटिना पे बनाने के लिए क्या है, ये बड़ा है, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेटिना पे इमेज इसका नहीं बनेगा, उसका पहले ही बन जाएगा। और ऐसा क्यों, तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो है वो शार्प हो जाता है, शार्प मतलब कर्वेचर बहुत शार्प हो, ऐसा होगा। ये स्लाइड ये क्या है, ये बड़ा कर्वेचर है, ये जैसे 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 छोटा करेंगे ये शार्प होते जा रहा है, तो शार्प होते जा रहा है तो इसका सेंटर भी डिक्रीज करते हुए कम होते जा रहे हैं, रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम शॉर्ट, यानी इसका रेडियस भी छोटा होगा जैसे जैसे शार्प होगा। तो ये वैसे ही हमने देख लिया, ये नॉर्मल कंडीशन का है, और ये जब बिग कंडीशन हो गया है आई बॉल का तब, तो इसमें कर्वेचर जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2, यानी जो शार्प कर्वेचर कॉर्निया का बन चुका है उसका रेडियस कम हो जाएगा, जिसके कारण इफेक्टिव लेंस मतलब कॉर्निया प्लस आई लेंस का जो फोकल लेंथ होगा डिक्रीज करेगा। और क्योंकि ये लाइट पैरेलल आ रही थी तो वो कहाँ पे टकरा रही है, तो फोकल लेंथ पे ही टकराएगी, तो यहाँ पे आई और फोकल लेंथ पे टकरा गई। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो रेटिना के पहले ही है, इसी के लिए अब जो इमेज जो सेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लड इमेज सेंस होगा। क्यों, क्योंकि रेटिना पे तो बन नहीं रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है। तो यही मेरा मैकेनिज्म होता है किसका, मायोपिया का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे रेटिना का एक छोटा सा फोटो बनाया है और उसी को हमने फिर से इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं फिर से। वैसे ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हो, लेकिन फिर से इसको एक और तरीके से भी बताया जा सकता है। जैसे मान लिया कि ये तो ऑलरेडी आपने जान लिया कि ये मेरा इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल था जब मेरा आई सही है तो रेटिना पे बन रहा था। अब ये डिफेक्टेड विजन है, जब मेरा इमेज कहाँ पे बन जा रहा है, तो रेटिना के पहले बन जाए। तो एक्चुअली क्वेश्चन में आप ये भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी वो आपके लेवल में नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, इस पर भी क्वेश्चन बताएंगे आगे, ओके, आने वाले वीडियोज़ में। तो अब देखिए कि अब हमने देख लिया कि ये जो मायोपिक आई है इसका आई का लेंथ क्या है, बढ़ गया। ये टोटल आई बॉल है, आई बॉल का लेंथ बढ़ चुका है। ओके, अब जब आई बॉल का लेंथ बढ़ चुका है तो इसका कर्वेचर क्या हो गया, कॉर्निया का कर्वेचर शार्प हो गया, यानी इसका रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। रेडियस कम हो गया है यानी इसका फोकल लेंथ ऑलरेडी कम हो गया, जैसे हमने कि दिखा दिया है। यानी यहाँ पे हम ऐसे हम लिख देते हैं कि मायोपिक आई है ना, तो इन मायोपिक आई फोकल लेंथ इज डिक्रीज्ड। फोकल लेंथ क्या हो गया, आई लेंथ का डिक्रीज हो गया। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शायद, ओके, इन मायोपिक आई फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव आई लेंस इज डिक्रीज्ड। इफेक्टिव आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो चुका है पहले के कंडीशन यानी नॉर्मल आई के कंडीशन में, ठीक है, के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो बहुत ही शार्प हो गया है, मतलब ऐसा हो गया, शार्प हो गया है, जिसके कारण
इफेक्टिव आई लेंस, इफेक्टिव यहाँ पे इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि एक्चुअली इसमें हर एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होता है ना, तो इसमें रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो हम काउंट कर रहे हैं सारे का, और एक्चुअली हम इसमें दिखा रहे हैं कॉर्निया और आई लेंस दोनों का। तो उसके क्योंकि कॉर्निया बहुत ज़्यादा मतलब शार्प हो चुका है, तो इफेक्टिव आई लेंस जो होगा वो क्या हो गया है, मोर कन्वर्जिंग हो गया है। मोर कन्वर्जिंग मतलब तो समझ में आता है कि दो लाइट पैरेलल लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है। अगर मोर कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो कि एक लाइट अगर पी पॉइंट पे, अगर यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर मर्ज कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये लेंस को और ज़्यादा कन्वर्जिंग करेंगे तो फिर से लाइट क्या होगा, क्यू पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और ये पी पॉइंट जो होगा वो थोड़ा सा दूर होगा क्यू पॉइंट के, यानी दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं जो क्यू पॉइंट होगा लेंस से वो नज़दीक होगा विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाले पी पॉइंट के। यानी मोर कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि पहले ही इमेज को फॉर्म करा देना। लेस कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि दूर को इमेज को फॉर्म कराना, यानी जो लाइट तो मर्ज करेंगे ही, यानी कि कन्वर्जिंग नेचर का है, लेकिन लेस कन्वर्जिंग में दूर मर्ज करेंगी, और मोर कन्वर्जिंग में बहुत पहले ही, यानी पास में ही, आई लेंस के पास में ही क्या करेगी, मर्ज करेगी। तो वही कंडीशन है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्योंकि ये इफेक्टिव लेंस ज़्यादा कन्वर्जिंग हो चुका है, इसीलिए इस पैरेलल लाइट को, या जो लाइट इंसिडेंट रे आ रही हैं उसको पहले ही फॉर्म करा दे रहा है, उसको पहले ही इमेज करा दे रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, रेटिना पे जाने का उसको समय ही नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे बन जा रहा है, यानी रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या, तो ब्लर मतलब धुंधला हमको इमेज दिखाई देता है। तो हमने वहीं लिख दिया है, और यहाँ पे हम लिख दिया है कि मोर कन्वर्जिंग। ओके, अब तो हम लोग लगभग पूरा अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि मायोपिक कंडीशन में क्या होता है, कि जब आई मायोपिक हो जाता है तो क्या होता है, इमेज कहाँ पे बनता है, क्यों बनता है, एंड इसका डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे, इसमें कैलकुलेशन भी करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा, अब तो आई जो हो गया वो तो ख़राब हो चुका है, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप सोचो क्या करना पड़ेगा हमको। अब ये जो आई है वो कैसा हो चुका है, मोर कन्वर्जिंग हो चुका है, यानी ये पहले ही क्या कर रहा है, इमेज को फॉर्म करा देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके सामने ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो इस इमेज को, क्या इस रे को क्या करे, और स्ट्रेच करा के और पीछे धकेल दे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसके आगे हमको एक डाइवर्जिंग नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके इस मोर कन्वर्जिंग को थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा। एंड मतलब समझने के लिए बोल सकते हैं, तो मोर कन्वर्जिंग को थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा, और ये जो रे जो बहुत जल्दी बेंड कर जा रहा है ना, इसको थोड़ा दूर जाके क्या करेगा, कन्वर्ज कराएगा। यहाँ पे तुरंत बेंड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड बेंड कराएगा, जैसे ही स्लाइड बेंड कराएगा तो ये धीरे 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 आगे रेटिना पे पहुँच जाएगा। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें लेंस का यूज़ करेंगे और कैसे इसमें इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यही वाला सिचुएशन है। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे आगे रख दिया, यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया, एक डाइवर्जिंग लेंस हमने बना दिया। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, देखो, तो ये मेरा आई लेंस है, ये मेरा आई लेंस है। ठीक है, अब पहले सिचुएशन ये था मेरा। ठीक है, पहले मतलब मैं दिखा देता हूँ डॉटेड लाइन से। मान लो कि ये ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और ये ऐसे इस पे फॉर्म करा रहा था। ठीक है, अब क्या आएगा, ये जो लाइट तो ऐसे ही आएगी, लाइट ऐसे ही आएगी, लेकिन अब क्या कराएगी, ये इधर जाके और थोड़ा सा ऊपर ले जाएगी, इसको डाइवर्ज कराएगी, पहले ही थोड़ा सा ऊपर ले जाएगी। अब जैसे ही ये डाइवर्ज हो गया लाइट, ये डाइवर्ज हो गया, तब ये थोड़ा सा दूर जाके ये मीट करेगा, और ये जो पॉइंट हो गया वो कौन सा पॉइंट हो गया, तो रेटिना पॉइंट हो गया, यानी ये मेरा रेटिना हो गया। यानी डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, जो इमेज पहले यहाँ पे बन रहा था, अब इस इमेज को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया। इसको हम दूसरे कलर से भी नोट कर सकते हैं। ये इसका इनिशियल डिफेक्टेड कंडीशन है, ये वाला। ठीक है, ये सॉरी, ये पैरेलल था, यहाँ पे ये पैरेलल आया था, और यहाँ से ये क्या हुआ था, बेंड कर गया था। ये इनिशियल लेंथ था आई डैश, और ये एक्चुअल है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, पोजीशन ऑफ डिफेक्टेड विजन। अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो क्या किया, इस रे को स्ट्रेच कराया, ये इंसिडेंट रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 है, और इसको डाइवर्ज कराया, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहीं जा रहा है, और यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म करा दे रहा है।
तो आई होप ये समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा इसका इनसाइट जानते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो हमने एक क्वेश्चन एराइज किया है, जो हम डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ कर रहे थे, तो हमने देख लिया था कि क्योंकि वो मोड कन्वर्जिंग था, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करके कर रहे थे। तो एक तो पता है, लेकिन अगर हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लोग एक्चुअली जो भी आपको मैथमेटिक्स आएगा, यानी जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वो इसी कंसेप्ट पे से आएगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख, इसलिए हमने एक क्वेश्चन राइज किया, वाई वी यूज डाइवर्जिंग लेंस फॉर मायोपिया। मायोपिया के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ क्यों करते हैं फॉर करेक्शन। ओके, ये मेरा नॉर्मल आई है, पहले वाला जो ऊपर हमने दिखाया है ये मेरा नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई के कंडीशन में क्या हुआ, जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, मतलब कहीं से भी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। तो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे रहता है, और यहाँ से जो रे आती है, जो पैरेलल रे आती है, वो कहाँ पे मर्ज करती है, तो रेटिना पे मर्ज करती है। और उस कंडीशन में रेटिना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है। ठीक है, जो आई है वो मेरा अगर डिफेक्ट हो गया है, यानी मायोपिक हो गया है, तो मायोपिक हो गया तो यानी क्या होगा, अब जो इसका इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। अब मेरा इमेज जो बन रहा है IR1 IR2, ये भी लिख दिया IR1 IR2, अब ये यहीं पे बन रहा है, यानी रिफ्लेक्ट करके यहीं पे आ रहा है, यानी ये डिफेक्ट विजन हो गया। बनना था यहाँ पे लेकिन बना है यहाँ पे, ऐसा क्यों हमने देख लिया था। अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म से हम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका फार पॉइंट है, फार पॉइंट के लिए क्या, जब इसका इंसिडेंट रे आ रहा है वो पहले ही टकरा जा रहा है, यानी इसका फोकल लेंथ कम है, इसी के लिए टकरा जा रहा है। लेकिन नियर पॉइंट में इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, नियर पॉइंट इसका अभी भी वेल एंड गुड है। मतलब नियर पॉइंट अभी भी इसका क्या है, नियर पॉइंट इस डिफेक्टेड आई का भी कितना है, इस नॉर्मल आई का भी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, और इस डिफेक्टेड आई का भी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ही है। इसमें नियर पॉइंट में कोई भी अंतर नहीं आया है, यानी मायोपिक कंडीशन में नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है। ओके, दिक्कत क्या है फार पॉइंट में, तो फार पॉइंट जो है उसका क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। फार पॉइंट जो होता है डिक्रीज कर जाता है, और क्या होता है, इन्फिनिटी से पहले हो जाता है, यानी लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट डिक्रीज कर गया है, फार पॉइंट डिक्रीज कर गया, यानी डिक्रीज कर गया तो कोई पॉइंट होगा, कोई रेंज होगा। तो मान लिया हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इसका फार पॉइंट जो बन चुका है वो यहाँ पे ये बन चुका है। ओके, ये मेरा फार पॉइंट हो गया। फार पॉइंट किसका, तो डिफेक्टिव आई का, यानी मायोपिक आई का, फॉर मायोपिक आई। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग जानते हैं कि फार पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट का इमेज आराम से बन जाता है। तो कहने का मतलब ये भी है, तो आप सोचिए कि अच्छा इसका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी से शिफ्ट करके इधर आ गया, यानी एक पॉइंट हमको मिल गया फार पॉइंट का, तो ये फार पॉइंट लेंस से तो कुछ ना कुछ दूरी पे होगा। तो अब हमको समझना ये है कि इस फार पॉइंट तक तो वो जो आई होगा वो इजीली देख पाएगा, इसके बियॉन्ड ही नहीं देख पाएगा ना। क्यों, क्योंकि फार पॉइंट ही डिक्रीज करके आ गया। हम लोग जानते हैं कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच का हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसका इमेज फॉर्म करेगा आई में। तो यहाँ पे आई ऑलरेडी डिफेक्टेड है, तो इस मायोपिक कंडीशन में भी ये जो आई डिफेक्टेड आई जो होगा या मायोपिक आई जो होगा, वो इस वाले रेंज का कोई भी ऑब्जेक्ट को ये आसानी से और क्लियर इमेज के साथ देख पाएगा। तो अगर हम इसमें दिखा देते हैं कि ये मान लिया कि ये मेरा R1 रीजन है, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो इन्फिनिटी से लेके और फार पॉइंट तक, ठीक है, और ये मेरा R2 रीजन है, ठीक है, और ये मेरा R3 रीजन है। ओके, तो R3 रीजन जो है वो क्या है, वो नियर पॉइंट का रीजन है। तो नियर पॉइंट रीजन तो चेंज नहीं किया, यानी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा तभी देख पाएगा, लेकिन इसमें स्ट्रेनिंग होगा। जनरली अगर डिफेक्टेड आई के केस में देखते हैं तो फिर इसमें धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। अगर नॉर्मल आई के केस में रहता तो ये इधर आएगा ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट के अंदर भी आएगा, जैसा कि हमने पहले बात किया था। तो यहाँ पे दिखेगा जो नॉर्मल आई होगा, हेल्दी आई होगा, वो इसको देख लेगा, लेकिन स्ट्रेनिंग होगा, और इसमें तो ऑलरेडी स्ट्रेनिंग हो रहा है तभी तो डिफेक्ट हुआ होगा। तो अब डिफेक्टेड आई में यानी इस R3 रीजन यानी नियर पॉइंट के तुम के बियॉन्ड मतलब से क्लोज में रखोगे आई के, तब भी ये भी नहीं देख पाएगा, अनेबल टू फॉर्म एट ए पर्टिकुलर मतलब एट ए रेटिना। और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी कि वो क्या करेगा, वो रेटिना पे फिल्म नहीं कर पाएगा।
ओके। तो रेटिना पे फिल्म क्या करेगा, यानी ये डिफेक्टेड आई भी क्या करेगा, इसके लिए वो नॉर्मल आई की तरफ ही बिहेव करेगा। कौन से रीजन के लिए, तो R2 रीजन के लिए। और ये R2 रीजन कहाँ से कहाँ तक है, तो नियर पॉइंट से लेके इसका जो नया वाला फार पॉइंट है उसके बीच में। ओके, नियर पॉइंट से लेके इसके नया वाला, ये मेरा न्यू फार पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं न्यू फार पॉइंट। ये नया फार पॉइंट बन गया डिफेक्टेड आई के लिए। यानी अनेबल टू विजिबल, मतलब इमेज किसके लिए नहीं बनाएगा, इस वाले रीजन के लिए और इस वाले रीजन के लिए। ठीक है, इस वाले रीजन के लिए अभी भी ये जो डिफेक्टेड आई है, मायोपिक आई है, आसानी से बना सकता है। जनरली हम लोग देख सकते हैं कि जगह हम सपोज मान लो कि मैं एक मायोपिक पर्सन हूँ, ठीक है, तो हमको तो सब चीज़ दिखाई दे रहा है और अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं लेटर्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ूंगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से अगर मान लो 3 मीटर तक, 3 मीटर में लेटर को एकदम आसानी से पढ़ देता हूँ, एकदम आसानी से। मतलब क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो लेटर का जो 3 मीटर है ना, वो मेरा क्या है, वो मेरा फार पॉइंट हो गया। ठीक है, नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर, यहाँ मैं तो बहुत आसानी से पढ़ लूँगा। ठीक है, और धीरे धीरे नज़दीक लाऊंगा तब भी पढ़ पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, मेरा स्ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ पाऊँगा, इस रीजन के लिए भी पढ़ पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, बहुत अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर ब्लर होने लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो क्लियर विजन मेरा होगा विदाउट एनी क्लियर विजन जो होगा वो किसके कंडीशन में होगा, तो वही 3 मीटर से लेके और नियर पॉइंट के बीच में। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये नियर पॉइंट और फार, जो नया वाला फार पॉइंट है, क्योंकि मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा आँख मायोपिक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं पाऊंगा, देख पाऊंगा, लेकिन उसको सेंस, मतलब वो ब्लडिंग इमेज आएगा। ठीक है, तो इसके दूर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आई है इसके लिए अंधेरा हो गया, अंधेरा नहीं हुआ है, बस इधर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसके लिए ब्लड होगा, यानी वो धुंधला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसके अंदर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे तो इसको देख पाएगा, लेकिन स्ट्रेनिंग कॉज हो जाएगा, और एक थोड़ा सा और दूर जाएगा तो फिर ये फिर से धुंधला। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं, देख तो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम देख पाओगे या हम लोग देख पाएंगे, लेटर जो होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे विजिबल जो डिफेक्टेड आई के लिए जो विजिबल रीजन हो गया वो कौन सा बन गया, R2 रीजन, और R1 और R3 जो हो गया वो कैसा रीजन हो गया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ब्लडिंग रीजन हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख सकते हैं फॉर क्लियर विजन इन मायोपिक आई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन नियर पॉइंट एंड डिक्रीज्ड फार पॉइंट। यानी जो फार पॉइंट डिक्रीज हो चुका है ये वाला, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में अगर रहेगा तो मेरा ऑब्जेक्ट आसानी से सेंस हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे आसानी से बन जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमको तो सारे ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम सिर्फ ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। ये तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल आई जो है, तो हम जब हम आगे चलेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्या है, ये सिर्फ इस रीजन के लिए ये गुड है, इस वाले रीजन के लिए गुड नहीं है, इस वाले रीजन के लिए भी गुड नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, कि ये वाले रीजन के लिए भी विजिबल है इन सम हाउ। ओके, मतलब किस रीजन के लिए विजिबल है, नहीं है, तो दूर वाले रीजन के लिए भी विजिबल नहीं है। और ये जो नियर पॉइंट से अंदर भी देख पाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, स्ट्रेसफुल साइट होगा ये। ठीक है, तो अब तो एक्चुअली जो हमको करना होता है वो क्या करना होता है, हमको ये वाला चीज़ करना होता है, यानी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो मायोपिक पेशेंट क्या होता है, या मायोपिक पर्सन दूर वाले पेशेंट को ही देखने में उसको परेशानी होती है। तो अब बताओ कि हमको इतना पता है कि इस वाले विजन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आसानी से देख पाएगा। ओके, समझ में आ रही बात। तो अगर हमको दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो अगर दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज या वर्चुअल इमेज अगर इधर बन जाएगा, तो उस इमेज को तो आई आसानी से देख पाएगा। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब मेरा क्या है, फिर से देखो। अगर मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है कोई भी, अब हम इसको देखना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर नहीं देख पाएंगे, ये ब्लडिंग इमेज देगा। कब, जब मेरा आई क्या है, मायोपिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई के सामने कौन सा ऐसा ग्लास लगाएंगे जिसके लिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज जो हो जाएगा वो इस रीजन में आ जाएगा। क्योंकि अगर ग्लास यूज़ करने से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने लगता है, तो पहले ही हम ग्लास लगा देंगे तो ये क्या करेगा, एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को वर्चुअली ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र कर देगा इस पॉइंट पे।
मतलब ग्लास का मतलब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना। अब क्या होगा, अब सेकंड ग्लास जो होता है जो हमारे आंखों में है, वो ग्लास क्या करेगा, जो इमेज ऑलरेडी फर्स्ट वाला ग्लास यानी बाहर वाला ग्लास जो हमने पहनते हैं वो बना देगा, वो उसको देखेगा। तो वो अब नॉर्मली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये किसके लिए कैपेबल है, तो इस वाले रीजन के लिए कैपेबल है। यानी इस ऑब्जेक्ट का अगर वर्चुअल इमेज अगर इधर बन रहा होगा या बन जाएगा तो इस इमेज को हमारा आई आसानी से सेंस कर पाएगा, यानी आसानी से इसका फॉर्म रेटिना पे करा देगा। समझ में आ रही है मेरे कहने का मतलब क्या है। तो अब बताओ कि इस वाले ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज हमको इस रीजन में बनाना है, तो हमको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, वर्चुअल इमेज को बनाना है। तो वर्चुअल इमेज जनरली किस में बनता है, तो वर्चुअल इमेज जो बनता है वो डाइवर्जिंग लेंस में ही बनता है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं, रे डायग्राम, जो कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, मैं यहीं से बना के दिखाता हूँ। एक एरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मान लिया कि ये मेरा फार पॉइंट से बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फार पॉइंट से बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे एक हम डाइवर्जिंग लेंस रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया, एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसका क्या होगा, ऐसा कुछ जाएगा रे, ऐसा कुछ जाएगा रे, ठीक है। इसका भी ऐसा कुछ जाएगा रे, ठीक है। हम एक ही रे लेते हैं, ठीक है, एक ही रे लेते हैं। तो इसका ऐसा जाएगा, मान लो कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से हम ले लिया, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, और ये ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो फार पॉइंट से दूर रखा है, ओके। तो जब ए बी ऑब्जेक्ट फार पॉइंट से दूर रखा है, तो यहाँ से ए से हमने एक रे लिया, ठीक है। मान लीजिए एक इंसिडेंट रे ये लिया, एक इंसिडेंट रे ये लिया। तो अब ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसको डाइवर्ज कराएगा, वैसे ही ये इंसिडेंट रे आ रहा है, डाइवर्ज कराएगा। अब ये डाइवर्ज कराएगा तो इधर तो कहीं पे मिलने से अभी रहा, ये दोनों तो नहीं मिल रहा, डाइवर्ज करके वो कन्वर्ज करके उधर मिलेगा। लेकिन हम इस वाले रे को, तो ये वाले रे को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से आते हुए नजर आएगा, तो ये दोनों जाके यहाँ पे मीट करेगा। तो जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे जहाँ से रे आया है उसका इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ए से लिया है तो ए का इमेज बनना स्टार्ट होगा, उसके बाद करिस्पॉन्डिंगली बी का इमेज बन जाएगा, ठीक है। यानी ये ए डैश हो गया, ये बी डैश है। स्टूडेंट्स आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये इसका जो साइज होगा वो इसके साइज से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोग जानते हो डाइवर्जिंग लेंस से बन रहा है तो आप लोग बता सकते हो, ओके। चलो, तो यहाँ पे अब देखो ये वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन आ गया, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो ये जो मेरा इमेज बना है वो कैसा है, तो इसका वर्चुअल इमेज बना है। अब जो मेरा आई है वो किसको सेंस करना है, इसको सेंस करना है, ना कि इसको सेंस करना है, ठीक है। हमको दिखता हमको यही है, ठीक है, लेकिन इसके वर्चुअल इमेज को मेरा आई दिखता है। इसको यहाँ पे लाने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल लेंस ये है जो डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ किया। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मायोपिक पेशेंट होता है वो डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करके क्या कराता है, तो कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना वो उसको उठा के उसका वर्चुअल इमेज बना देता है, क्या, तो नियर पॉइंट और जो शिफ्टेड जो फार पॉइंट होता है जो डिफेक्टेड आई का उसके बीच में। और जब उसके बीच में इमेज हो गया या उसके बीच में ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया तो आई तो आसानी से इसको क्या करेगा, सेंस कर लेगा। तो यही जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है इसको लगाने का, वो यही मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता है और आई मेरा इस वर्चुअल इमेज को सेंस करके फिर से मेरे रेटिना पर। अब क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो आई मेरा है वो रेटिना पे फॉर्म कर रहा था, यानी अब इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, तो मेरा रेटिना पे हो जाएगा। यानी ये कहाँ पे जाके बन गया, तो ये मेरा हो गया रेटिना, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, रेटिना बन गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो इसको क्या कीजिए, 1 बाय 1 देखिए। मैं इसको फिर से रिट्रेस कर देता हूँ। वैसे ये मेरा ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया जो बियॉन्ड हमने फार पॉइंट लिया है, जो डिफेक्टेड आई लेंस डिफेक्टेड आई से। तो यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया और इस ऑब्जेक्ट को हमको आई पे सही रेटिना पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से रे निकाला तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ किया, यहाँ से रे टकराया, इंसिडेंट रे ये दूर गया, फिर ये वाला रे लिया, यहाँ से टकराया, दूर गया, मतलब डाइवर्ज किया तो इधर से जाएगा तो ये दोनों रे नहीं मिलेगा। तो इसको इमेज कराने के लिए क्या करेंगे, पीछे इसको
एक्सटेंड कराएंगे, इसको भी पीछे एक्सटेंड कराया, तो जहाँ पे ये दोनों मीट किया ये रिफ्रैक्टेड रे है तो इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से लिए हैं, तो आई ए के हेड से लिए हैं, यानी ए से लिए हैं, तो यहाँ पे तो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए होगा। वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारा रे आएगा और जैसे जैसे बी डैश बनाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा है हाइट ऑफ मतलब साइज ऑफ ए डैश बी डैश क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख लो। अब देखो तो इसी के लिए अब देखो यहाँ को उठा के यहाँ पे डाल दिया ना, अब इस वाले रीजन के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल था, ये ईजी था इसके लिए, तो वो तो देख ही रहा था, डिफेक्टेड आई भी इसके लिए देख रहा था। तो आई होप ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं फार साइटेडनेस का। फार साइटेडनेस को क्या बोलते हैं, तो हाइपरोपिया बोलते हैं या फिर हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। तो इसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं और हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम है इसका, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी इंसिडेंट रे आती है वो कहाँ पे चली जाती है, तो रेटिना के पीछे जाके मर्ज करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में जो आईबॉल का साइज जो होता है ना वो नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है। पहले केस में क्या था, डिफेक्ट वाले केस में मायोपिया में बड़ा हो जाता है, इसमें छोटा हो जाता है। तो छोटा होने का मतलब क्या है कि इसका जो कॉर्निया का कर्वेचर है ना लेस कर्वेचर रहता है। लेस कर्वेचर होने के कारण इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर हो जाता है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली दूर हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इफेक्टिव आई लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेस कन्वर्ज जैसे हमने कि अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि लेस कन्वर्जिंग का मतलब क्या होगा कि कन्वर्ज तो कराएगा लेकिन थोड़ा दूर पे जाकर कराएगा, और मोर कन्वर्जिंग का केस क्या था, पहले ही कन्वर्ज करा देगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऐसा समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे आ रही है उसको थोड़ा दूर जगह कन्वर्ज करा रही है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, डिफेक्टिव विजन आएगा, यानी ब्लड विजन आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके मैकेनिज्म या इंसाइट्स में देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। आपको पता चल रहा होगा क्योंकि ये लेस कन्वर्जिंग है, तो इसको प्योर कन्वर्जिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कौन सा और एक ऐसा कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा जो इस रे को और से ये क्या कर दे और पहले ही मर्ज करा दे। यानी पहले मर्ज कराने का मतलब क्या कि एग्जैक्ट रेटिना पे मर्ज कराते हैं, यानी इसको क्योर के लिए या करेक्ट लेंस का यूज़ इसमें कौन सा करते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस का। ओके, समझ में आ रही बात, तो इसको नोट कर स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके रे डायग्राम के बारे में बातचीत करते हैं। ओके, तो ये मेरा पहले वाला कंडीशन था जब डिफेक्ट है तब। ओके, ये मेरा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, ये मेरा 25 सेंटीमीटर क्या, तो ये नॉर्मल है क्या, नॉर्मल। ठीक है, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि इसका नियर पॉइंट जो होता है मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट जो आसानी से इसको दिख रहा है, यानी फार पॉइंट में इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फार साइटेडनेस का बात कर रहा है। फार पॉइंट में इसमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी किस में है, नियर पॉइंट में है। मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर 25 सेंटीमीटर पे हमको अच्छा से दिखाई दे रहा है, तो अगर सपोज किसी पर्सन को अगर फार साइटेडनेस है तो ये जो नियर पॉइंट है ना वो शिफ्ट कर जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि घर में या फिर आसपास बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि अगर सपोज मान लो कि अगर आपको कुछ पढ़ने को दोगे बुक या ये, तो वो ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, वो ऐसे पढ़ पाते हैं। क्यों ऐसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल आई का ये नियर पॉइंट होता है, लेकिन क्योंकि उनका नियर पॉइंट अब ये नहीं है, क्योंकि वो उनका आई डिफेक्टेड है, तो उनका नियर पॉइंट ये बन चुका है। तो इसी के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट को वो यहाँ पर ले जाके तब देखते हैं। ठीक है, तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं रख के यहाँ पे रख के देखते हैं। क्यों, क्योंकि इनका नियर पॉइंट अब शिफ्टेड हो चुका है। तो यहाँ से उनका जो इमेज जो आएगा वो जो भी पर्सन डिफेक्टेड पर्सन होंगे फार साइटेडनेस का या हाइप्रोपिया का, तो यहाँ से उनका इमेज जो आएगा वो क्लियर इमेज आएगा। ओके, समझ में आ रही होगी आई होप। तो अब हमको क्या करना है, समझना है। तो इसका फार पॉइंट तो सही है, इसका फार पॉइंट में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसका नियर पॉइंट क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो अगर हम इसमें रीजन देखें तो ये क्या करेगा, यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक R1 रीजन, ये इस रीजन के लिए क्या होगा, ये क्लियर इमेज नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो किसके लिए क्लियर इमेज बनाएगा, तो इस R2 रीजन के लिए। ये जो R2 रीजन होगा जो कि इन्फिनिटी तक फैला होगा, नियर पॉइंट से इन्फिनिटी तक, तो ये जो आई है, जो डिफेक्टेड आई है, मतलब हाइप्रोपिक आई जो है वो किसके लिए एबल है देखने के लिए, तो वो R2 रीजन के लिए। R2 रीजन कहाँ से कहाँ तक है, तो फ्रॉम
नियर पॉइंट टू इन्फिनिटी या फिर नियर पॉइंट टू फार पॉइंट हम कह सकते हैं। और ये जो नियर पॉइंट एक्चुअली है ये शिफ्टेड नियर पॉइंट है फ्रॉम न्यू नियर पॉइंट टू इन्फिनिटी, मतलब इस केस में फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इस रीजन में रहेगा तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट को यानी इस रीजन वाले ऑब्जेक्ट को ये डिफेक्टेड आई आसानी से इसको क्या कर लेगा तो देख पाएगा। अगर इस रीजन में नहीं रहो के इस रीजन में रहेगा तो फिर उसको नहीं देख पाएगा। जैसे कि हमने एक केस बताया, जैसे मान लो कि ये नियर पॉइंट या फिर मान लो कि मेरा ये है नॉर्मल नियर पॉइंट जो कि नॉर्मल आई का होता है और ये 40 सेंटीमीटर हो गया सपोज, तो 40 सेंटीमीटर के अगर अंदर लाएंगे तो फिर ये धुंधला दिखाई देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो 40 सेंटीमीटर पे रखना होगा या 40 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा, तब जाके हम उसको आसानी से देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हम कौन से मेरा आई कौन सा डिफेक्टेड है, तो फार साइटेडनेस यानी हाइपरोपिक है मेरा आई, इसी के लिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी इस कंडीशन के लिए तो वो नहीं देख पाएगा, कम से कम कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो जो इसका नया नियर पॉइंट बना है उस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको तो दूर का ऑब्जेक्ट तो आसानी से दिख रहा है, लेकिन हमको तो हर एक चीज़ को देखना है, नियर वाले को भी देखना है, दूर वाले को भी देखना है। तब हमको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि कोई भी नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कर देगा, तो उसको वर्चुअली ट्रांसफ़र कर यानी वर्चुअली डिस्प्लेस कर देगा। कहाँ पे? इधर करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज अगर इधर बन गया तो मेरा आई जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा या इजीली उसको क्या कर देगा, डिटेक्ट कर जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि इस वाले हमको करना है इस वाले इमेज को इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इसका वर्चुअल इमेज बनाना है। तो हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के केस में एक केस ऐसा होता है जिसके केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा पोजीशन होता है कन्वर्जिंग लेंस में जिसके लिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए ये। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये रे डायग्राम हम बता दे रहे हैं, आप अच्छे तरीके से देखो। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है, ए से हमने एक लाइट निकाला पैरेलल टू द कन्वर्जिंग लेंस, ये लिया तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कराएगा तो और कन्वर्ज कराएगा। तो इधर तो जाके अभी हमको काम नहीं है, हमको वर्चुअल इमेज बनाना है। तो ये इसको अगर ये इस डायरेक्शन में कन्वर्ज कर रहा है तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यही मेरा लाइन जाएगा। अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यही एज फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर सिंपल दिखाते हैं ये मेरा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये लाइट आती है और ऐसे कन्वर्ज करती है तो एक्चुअली ये पीछे ये इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं आएगा ना। तो ये वाला वही वाला कंडीशन है कि यहाँ पे कन्वर्ज किया, यहाँ पे मोड़ बेंड किया तो इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे वर्चुअल इमेज के लिए तो ये पीछे जाएगा और ये यहाँ पे आए। एक और लाइट लिए यहाँ से ये और इधर ये फिर से कन्वर्ज कराएगा तो ये फिर क्या कर जाएगा, ये फिर से पीछे जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम ऑप्टिकल एक्सिस से भी ले लेंगे तो इधर क्योंकि हमको पॉइंट मीट नहीं करेगा तो वर्चुअली पीछे इसी को बैक कर देंगे तो वर्चुअली इस पॉइंट पे मीट कर जाएगा। तो ये कौन सा है, तो रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे किसका इमेज बनाएगा, तो हमने जिससे रे लिया है उसी का इमेज बनाएगा। तो हमने ए से रे लिया है इंसिडेंट रे, तो ए डैश यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो वैसे वैसे करते करते ये पूरा ए से लेकर बी तक फॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि अब बताना है कि ए बी का जो वर्चुअल इमेज इधर बनेगा उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। तो दोनों आपको अभी तक 3 क्वेश्चन हो गया। एक डाइवर्जिंग लेंस के केस में हमने बताया था लेंथ ऑफ इमेज, एक इसके केस में बताया था लेंथ ऑफ इमेज, और एक और बताना था इसमें कि कौन सा पोजीशन होगा जिसके लिए कन्वर्जिंग लेंस जो होगा वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख लो। अब देखो, अब ये देखो ये वाला पोजीशन जो हो गया वो कहाँ पे आया मेरा, क्या मेरा R2 वाले पोजीशन में आ गया, R2 वाले रीजन में आ गया। ए डैश और बी डैश जो भी बनेगा R2 वाले रीजन में आ गया। तो जैसे ही ये वर्चुअल इमेज बन गया, ये वर्चुअल इमेज अगर बन गया तो अब इसी इमेज को कौन डिटेक्ट करेगा, तो इसी इमेज को आई लेंस जो होगा, ये आई लेंस है और ये क्या है, ये मेरा स्फेरिकल लेंस है या ग्लास लेंस है, इसको ग्लास लेंस बोलेंगे। ठीक है, ये ग्लास लेंस है, ये आई लेंस है। तो आई लेंस जो होगा वो इसी वर्चुअल इमेज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और ये जब जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तो ये इधर जाएगा और ये रेटिना पे सीधे फॉर्म करा देगा। यानी ये जो इमेज बनेगा मेरा वो आई, ये आई डैश हो गया, ये आई हो गया, वो एट रेटिना पे बनेगा। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा
इसको अच्छे से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बैक जाइए, इसको अच्छे से देखिए, जैसे जैसे रे डायग्राम किया है आपको खुद कॉपी पे करोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओके। और कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये इमेज को वर्चुअल रीजन, मतलब एक ऐसे रीजन में ला देगा जिसके लिए रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं ना तो वो क्या करता है, वो सिर्फ पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। वो ऐसा नहीं है कि आई के जो डिफेक्ट है, आई का डिफेक्ट खत्म नहीं करता है, वो सिर्फ पोजीशन को इस पोजीशन पे ला के रख देता है, जिसके लिए डिफेक्टेड आई भी क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा उसको डिटेक्ट करने के लिए या उसको सही पॉइंट पे इमेज बनाने के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं प्रेस बायोपिया का, ओके। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो एक्चुअली प्रेस बायोपिया एज के साथ ये डिफेक्ट आता है, ठीक है, ह्यूमन आई में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब एजिंग होता है, जब कोई भी पर्सन का एज बढ़ता है धीरे धीरे, तो क्या होता है, सिलियरी जो मसल होता है ना उसका इलास्टिसिटी वो लूज कर जाता है, धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में दोनों ही चेंज होता है। जैसे कि हमने अभी तक देखा 2 डिफेक्ट, एक में नियर पॉइंट चेंज हो रहा था, दूसरा में फार पॉइंट चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, यानी इसमें नियर पॉइंट भी चेंज हो जाता है और फार पॉइंट भी चेंज होता है। मतलब क्या होगा, नियर पॉइंट भी फार्दर हो जाता है और फार पॉइंट जो इन्फिनिटी होता है वो नियरर हो जाता है। तो यहाँ आपने एक एग्जांपल देकर बताया है कि इस केस में स्लाइटली नियर पॉइंट होता है ना वो फार्दर होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल नियर पॉइंट हो 25 सेंटीमीटर पे होता है, तो शिफ्टेड इस केस में जो नियर पॉइंट हो गया वो सपोज मान लो कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बड़ा हो गया। और फार पॉइंट क्या होगा, नियरर देन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब वो इन्फिनिट डिस्टेंस को नहीं देख पाएगा, तो मान लो कि वो 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर ऐसा देख पाएगा। उसके बाद वो ब्लडिंग होने लगेगा, या फिर उतना पे भी ब्लडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली एज जो जितने भी बूढ़े इंसान होते हैं उनमें होता है। और ऐसा क्यों होता है वो हमने बता दिया, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसको करेक्ट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाई फोकल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस, इसको बाई फोकल लेंस भी बोलते हैं। इसमें 2 फोकस का लेंस होता है। तो बाई फोकल लेंस, अब देखो नीचे जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और ऊपर जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली हम लोग नीचे देख के क्या होता है, नियर वाले पॉइंट को पढ़ते हैं, तो नियर वाले पॉइंट को करेक्ट कराने के लिए कन्वर्जिंग लेंस अभी हम लोग देखे थे, और दूर वाले को करेक्ट कराने के लिए डाइवर्जिंग लेंस देखे थे। तो इसी के लिए नियर वाले पे जनरली आप देखोगे तो अपने घर में देखे भी होगे, जनरली प्रेस बायोपिया का जनरली हो ही जाता है एज के साथ। तो नीचे वाला जो होता है ये एक लाइनिंग होता है, लाइनिंग के नीचे कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइनिंग के ऊपर हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस, ओके। अब स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं स्टिग्मेटिज्म में, ये आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टिग्मेटिज्म का। तो स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें नॉर्मली कॉर्निया का जो शेप होता है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल जो कॉर्निया का जो शेप होता है वो अप्रॉक्सीमेट स्फेरिकल शेप होता है, जैसे कि जो हम लोग आई लेंस लगाते हैं ना उस टाइप का, ठीक है। तो ये है, तो उस समय क्या, ये एक वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, इक्वी स्पेस्ड है एंड इक्वली है इवन कंडीशन में। लेकिन जब स्टिग्मेटिज्म होता है तो ये जो कॉर्निया का जो होता है ना वो ऐसा थोड़ा सा चपटा हो जाता है। ये आप समझ सकते हो, ये एक बॉल की तरह हो गया, जो बॉल आप समझ लो कि ये कौन सा बॉल है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा बॉल का शेप है, ठीक है। तो ये इस टाइप का हो जाता है। तो इस टाइप में देखो क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और वर्टिकल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये अनइवन शेप हो गया, जिसमें क्या होता है कि अभी दोनों में खास अंतर क्या होता है कि जब हम एक स्फेरिकल ग्लास ले लेंगे आई लेंस का, या स्फेरिकल ग्लास लेंस ले लेंगे और उसको देख के उसको रोटेट करेंगे, तो उसका इमेज जो होता है वो एक ही टाइप का इमेज रहता है। इमेज का जो शेप है वो चेंज नहीं करता है। लेकिन जब हम एक ऐसे शेप के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल अगर ग्लास को ले लेते हैं, तो वो सिलेंड्रिकल ग्लास क्या करता है, और वो उसको हम लोग चेंज कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो वो उसका इसमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है ना वो क्या होता है, चेंज करता है, कभी पतला हो जाएगा कभी मोटा हो जाएगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सिलेंड्रिकल ग्लास का यूज़ करते हैं हम इसके करेक्टनेस में। अब यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल एक्सिस, या इसको मेरिडियन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में बहुत अंतर आ गया, यानी दोनों
एक ऐसा हम बोल सकते हैं चपटा हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सिस देखो, सपोज मान लो कि इसको हमने क्रॉस सेक्शन ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ये ऐसा बनेगा, यानी ये इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसका लेंथ बहुत कम है। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं ये जो कर्वेचर जो बन रहा है ये क्या हो रहा है, लेस कर्वेचर बन रहा है, और ये जो कर्वेचर बन रहा है शार्प कर्वेचर बन रहा है। तो दोनों कर्वेचर से जो बनने वाला इमेज होगा वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है। जबकि इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, इस कंडीशन में हम ऐसा भी काटेंगे तो सेमी कर्वेचर बनेगा और ऐसा भी काटेंगे तो सेमी कर्वेचर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसको अगर ऐसे स्फेरिकल, यानी अगर नॉर्मल कॉर्निया को ऐसे अगर काटेंगे तो एक ऐसा बनेगा, वो भी सेम ही शेप होगा और एक ऐसे बनेगा, ये भी दोनों का शेप क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस कंडीशन में इमेज जो होता है वो डिफर नहीं करता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इमेज डिफर करता है और एक ही ऑब्जेक्ट का। तो कहने का मतलब ये है एक ही ऑब्जेक्ट में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो भी कंपोनेंट आएंगे उसका इमेज जो होगा वो डिफर करने लगता है। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम लोग बात करें कि ये प्लस और ये इसका, मान लो कि ये ऐसे और ये ऐसे है, ये ए और बी मान ले, ये सी और डी मान ले, तो जो पर्सन अगर एस्टिग्मेटिज्म से अगर अगर अफेक्टेड है तो उसमें क्या होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन में आने वाला जो भी पॉइंट होगा उसका पॉइंट का जो इमेज जो बनेगा वो रेटिना पे अलग बनेगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका इमेज जो बनता है वो अलग बनता है। इसी के लिए इस ऐसे डिफेक्ट से अफेक्टेड जो पर्सन है ना वो क्या करता है, एक बार में कोई एक चीज़ को देख पाता है, या तो वो हॉरिजॉन्टल को देख पाएगा या फिर वर्टिकल को देख पाएगा। एज पर मान लो कि अगर हम लोग के खिड़की में ऐसा ग्रिल लगा हुआ होता है ना, ऐसा ऐसा लगा हुआ होता है, तो अगर वो पर्सन देखेगा तो या तो वो एक बार में इसको देख पाएगा, तो अगर इसको देखेगा तो ये उसको दिखेगा नहीं या बहुत धुंधला दिखेगा, अगर इसको देख पाएगा तो ये फिर वर्टिकल लाइन इसको क्या करेगा, धुंधला दिखेगा। तो ये मेरा डिफेक्ट होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कॉर्निया के साइज़ के कारण होता है। कॉर्निया का साइज़ क्या होता है, अनइवनली क्या होता है, बेंडेड हो जाता है, जिसके कारण दो कर्वेचर का शेप इसमें प्रोड्यूस होने लगता है, एक शार्प कर्वेचर, एक लेस शार्प कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लें कि हम यहाँ पे ए बी प्लस का साइन लिया, ये ए बी वर्टिकल हो गया और सी डी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसका इमेज ये एक डिफेक्टेड एस्टिग्मेटिज्म से अफेक्टेड आई है। इसमें देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने बोला कि इसका इमेज अगर वर्टिकल लाइन का देखेंगे तो वर्टिकल लाइन का जो इमेज बनेगा वो ऐसे प्लेन में बनेगा। जो हमने क्या देखा है, ये जो रेड डॉटेड लाइन बनाया है ना, ये एक प्लेन हो गया। मान लो कि ये ऐसा वर्टिकल प्लेन हो गया, तो ये बनेगा ऐसे। देखो हमने एक लाइन लिया है, यहाँ से ये डायरेक्ट लेंथ से होके जाएगा, यहाँ पे बनेगा, और ये बी जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा। तो ये एक प्लेन में बन रहा है, ये सारा काम एक प्लेन में हो रहा है। प्लेन में देखने का कोशिश करो, दिखेगा, ठीक है। ऐसे देखने की कोशिश करो कि ये है ना, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन है और ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ऐसे तुम देख लो, और ये जो हो गया ये ऐसा प्लेन हो गया वाई जेड। तो आपको दिखेगा ये जो ब्लू वाला जो एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अंदर गया है, फिर ये एक प्लेन क्रिएट करा रहा है और ये भी एक प्लेन क्रिएट कर रहा है। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन सी डी का जो इमेज बन रहा है वो पीछे बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो इमेज है ना वो अलग अलग बन रहा है। तो यही होता है एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्टेड आई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म है तो अलग एक ही ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट अलग बन गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग बन गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लेते हैं, क्योंकि सिलिंड्रिकल लेंस में क्या होता है कि इसमें भी दो एक्सिस होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कोई भी एक एक्सिस को फिक्स करके दूसरे एक्सिस को क्या करते हैं, पहले एक्सिस की तरफ बेंड मतलब शिफ्ट करा देते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस का काम बस उतना ही होता है। तो अब देखो कि अब ये क्या है, ये ऐसा सिलिंड्रिकल लेंस लिया है जिसमें वर्टिकल एक्सिस है इसका। तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जस का तस करेगा, वर्टिकल वाले जो प्लेन में जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसको अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे डाल देगा। यानी ये जो ए डैश बी डैश को उठाएगा और शिफ्ट करा देगा पहले वाले पोजीशन पे। तो जैसा पोजीशन मेरा ये बना वैसा ही पोजीशन मेरा ये हो गया, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म में स्टूडेंट्स यही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको पीछे से फिर से रिवाइंड कीजिए और 1 बाय 1 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।